कहना चाहूंगी कि जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आदरणीय शैलजा जी को मंच सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर परिचय दिया और बहुत सुंदर चल रहा है। जी धन्यवाद। जी, इस समय कमान आपने कनाडा के हाथ दी है। अमेरिका से होते हुए आप लोग कनाडा आ गए हैं और कनाडा में यहाँ पर मेरे साथ और भी 7 लोग हैं जो हम लोग एक साथ काव्य पाठ करेंगे एक के बाद एक। और हिंदी राइटर्स गिल्ड के ये सभी कवि बहुत लंबे समय से लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अभी एक व्यक्ति को देख पा रही हूँ, अन्यथा हमारी जो संचालिका है कृष्णा वर्मा जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी आप लोग एक व्यक्ति को यहाँ पर आने दे रहे हैं। कृष्णा जी का यहाँ पे आ गई हैं, हमारे बाकी के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। तो कृष्णा जी आज के इस सत्र की हमारे संचालिका हैं। धन्यवाद जी। इस महायज्ञ के सबसे पहले इस महायज्ञ के मुख्य आयोजनकर्ता श्री एन चंद्रा जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने कनाडा के इस अद्भुत कार्यक्रम का हमें हिस्सा बनाया। ये सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस अविराम बहती इस काव्य धारा में 1 सितंबर से 4 सितंबर तथा 6 सितंबर तक हमारे करीब 38 कवियों का काव्य पाठ होगा। तो श्रोताओं से निवेदन करती हूँ कि वो लोग इस अभूतपूर्व कार्यक्रम से जुड़े रहें। गिल्ड के विषय में 2 शब्द कहते हुए कि हमारी हिंदी राइटर्स गिल्ड पिछले 14 वर्ष से कनाडा में हिंदी की सेवा करती आ रही है। न केवल गोष्ठियां बल्कि यहाँ पर बाहर से साहित्यकारों को भी बुलाया जाता है और बहुत सी कार्यशालाएं होती हैं। पुस्तक प्रकाशन का भी प्रबंध है और हमारी 14 पुस्तकें यहाँ पे प्रकाशित हो चुकी हैं। हमारी संस्था कनाडा में रह रहे बच्चों को हिंदी के प्रति प्रोत्साहित करती है, जिसके लिए हर वर्ष होली एवं हिंदी दिवस का भव्य प्रोग्राम होता है, जो हमारी काउंसलेट के सहयोग से होता है, जिसमें केवल बच्चों पे केंद्रित होता है। अब मैं चलूंगी हमारी पहली कवित्री डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी की ओर। सबसे पहले इन्हीं को काव्य पाठ के लिए बुला रही हूँ। हिंदी राइटर्स गिल्ड की सह संस्थापक निदेशिका डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी का परिचय देते हुए इन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय से MA हिंदी, MPhil, PhD की तथा कनाडा की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया। कविता, कहानी, लेख, हाइकू आदि लिखने में रुचि रखती हैं। इनका डॉक्टर शैलजा का काव्य संग्रह क्या तुमको भी ऐसा लगा प्रकाशित भारत और कनाडा से प्रकाशित हुआ। यह हिंदी साहित्य सभा तथा साहित्य कुंज में साहित्यिक परामर्शदाता के रूप में जुड़ी हुई है। इन्होंने कुछ विशेषांकों एवं पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। कनाडा टैग टीवी के द्वारा साहित्य के रंग शैलजा के संग कार्यक्रम में हिंदी साहित्यकारों से साक्षात्कार करके साहित्यकारों को गिल्ड के मंच पर लाने का काम करती हैं। काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफिस एवं अन्य हिंदी की साहित्यिक संस्थाओं द्वारा कई सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। वुमेन अचीवर का अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी हैं। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में कनाडा का प्रतिनिधित्व किया। हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा मंचित कई नाटकों का निर्देशन कर चुकी हैं। जितनी अच्छी लेखिका है उतनी ही मजहूई अभिनय में भी उतनी ही मजहूई हैं और इन्होंने अपने अभिनय की प्रतिभा से बहुत से नाटकों में सबको प्रभावित किया है। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शैलजा जी को, आप उनकी रचनाओं का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। ये सचमुच हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है
कि आज हम लोग हिंदी राइटर्स गिल्ड के इतने सभी कवि आज जुड़ सके हैं और हम लोग एक के बाद एक कविता पाठ कर रहे हैं इसके लिए, और इस पूरे अनुष्ठान के लिए जो माँ भारती की कविता का महायज्ञ चल रहा है, वो निस्संदेह हमको बहुत गर्व और उत्साह से भर देता है कि हम लोग एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैजिक मैन श्री नरेश चंद्र जोशी जी की पूरी जो टीम है, उनको, उनकी परिकल्पना को, उनके संयोजन को और उनके अनथक अगले 15 दिन तक चलने वाले कामों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और बाकी सभी लोग चाहे तो अभी आप, मैं देख रही हूँ कि कुछ थोड़ा सा इसमें यहाँ पे लाइव में कुछ हो रहा है, तो बाकी चाहे सारे लोग आप उनको वो कर सकते हैं, बैक सीट कर सकते हैं, ताकि सभी लोगों से जो जो भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको बार बार ये कोई दुविधा ना हो कि कौन क्या पढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद। और अभी मैं आप लोगों से अपनी कुछ रचनाएं साझा करूंगी। अभी हमने बहुत सुंदर पाठ सुना वंदना जी से और उससे पहले भी हम सुन रहे थे। तो ये एक जो बात है कि इंटरनेट की वजह से और आजकल जो हम लोग जूम के माध्यम से और इस समय हम स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी और अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारी दूरियां पट गई। वरना इस प्रकार के अनुष्ठान के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि लगातार 15 दिन तक चलेगा। इससे पता चलता है कि दुनिया में कितने अधिक हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी को बोलने, समझने, जानने वाले लोग हैं और कितने सारे कवि हैं। तो इसलिए हमें इस बात का कि एक बारी फिर से प्रतिष्ठा होती है। तो मैं एक कविता शुरू कर रही हूँ, इंटरनेट की सड़क से पर। इंटरनेट की सड़क पर हमने इंटरनेट की भीड़ भरी सड़क पर ढूंढ ही लिया एक छोटा सा कोना बतियाने के लिए। हमने इंटरनेट की सड़क पर ढूंढ ही लिया एक छोटा सा कोना बतियाने के लिए। अब परीक्षा है हमारी कि बिना चेहरा देखे, बिना सूंघे, बिना छुए मैं तुम्हारे भावों को और तुम मेरे भागते भावों को कह दो धप्पा, कह दो धप्पा। और इस तरह बनाना शुरू करें सड़क के बीचों बीच उगाए अपनी दोस्ती के पेड़ पर बातों का घोंसला, तिनका तिनका आओ। तो ये इंटरनेट की सड़क पर हम बातों का जो तिनका तिनका घोंसला बना रहे हैं, उस घोंसले में फेसबुक से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। अगली कविता मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, क्योंकि कनाडा से हूँ। ये कुछ समय पहले लिखी थी, जब यहाँ पर हम लोग आए ही थे। लगभग इस बात को भी 20 साल हो गए, लेकिन जब आए थे तब माँ, पिताजी, घर बहुत याद आता था। वंदना जी ने जो बात कही, उसी बात को दूसरी तरीके से कविता में प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत बार ये कविता पढ़ी गई, बहुत बार पसंद की गई, इसलिए आज इस मंच से पुनः साझा करती हूँ। कविता का शीर्षक है माँ। टेलीफोन के इस तरफ मैं हूँ, मेरी दुनिया है, मेरा वर्तमान है। टेलीफोन के उस तरफ तुम हो, मेरा बचपन है, मेरा अतीत है। मित्रों, ये उस समय की बात है जब व्हाट्सएप से हम लोग उतना अधिक बात नहीं करते थे। आज तो व्हाट्सएप पे हम शक्ल देख के बात कर सकते हैं, लेकिन ये वो समय था जबकि लगभग 1990 के मतलब 95-97 के बीच का समय था, जबकि 1 मिनट की बात करने के लिए हमें यहाँ से $2.5 और भारत से करीबन 100-125 रुपया 1 मिनट की बात के लिए देना पड़ता था। तो उस समय आप सोच सकते हैं कि अंतरदेशीय पत्र जो होते थे वो 15 दिन में पहुंचते थे। तो बीच बीच में जब फोन करा जाता था घर वालों को, तब कैसी स्थिति होती होगी, सोचना कठिन है नई पीढ़ी के लिए, लेकिन हम सभी जानते हैं जो इस स्थिति से गुजर चुके हैं। तो कहती हूँ कि टेलीफोन के इस तरफ मैं हूँ, मेरी दुनिया है, मेरा वर्तमान है। टेलीफोन के उस तरफ तुम हो, मेरा बचपन है, मेरा अतीत है। बीच में हजारों मील धरती, हजारों फीट का आसमान, हजारों गैलन पानी के अनेक समुद्र। तुम देख नहीं सकती मुझे, मेरे घर को, मेरे परिवेश को। मैं क्या पहनती हूँ, क्या खाती हूँ, कैसे रहती हूँ, पूछती हो फोन पर हड़बड़ाई सी। मिनट भर में महीनों की चिंता भर देने की कोशिश करती हो। कैसी है तू? तुम्हारा स्वर
हो जाता है पनीला ममता से। मैं प्रश्न को छूती हूँ उथला ही, सरसराया सा जवाब देती हूँ, अच्छी हूँ। और तुम अपना आंचल समेत छिपाती हो स्वयं को, ठीक हूँ। हम दोनों सच और झूठ के बीच रखते हैं पाँव फूंक फूंक कर, पता न चले दूसरे को पाँव में छाले कितने हैं। सच हमेशा रहता है धारदार, धार को ढका ही रहने दें तो अच्छा। सच हमेशा रहता है धारदार, धार को ढका ही रहने दें तो अच्छा। बिना कहे तुम सुनती हो मेरा सच, बिना कहे मैं जानती हूँ तुम्हारा मन। जिंदगी बदल जाने की कहानी कभी तुमने जी थी, अब मेरी बारी है। कहो तो कैसे हर बात में सीख देती तुम्हारी निगाहें, हर बात को सुधारती तुम्हारी उंगलियां, रह लेती है मुझसे दूर। अनुभवी हो तुम, नियति को स्वीकार झुका लिया मस्तक तुमने, पर मैं हर काम पर अटकती हूँ, खोजती हूँ तुम्हारी जांचती निगाहों को। न पाकर उनको खुद खो जाती हूँ, कहाँ से लाऊं सही करवाने को वो तुम्हारी आवाज जो अब तक थी मेरे पास। कल तुम्हारे टोकने पर अटकती थी मैं, क्रोध से दुख से देखती थी तुमको। आज तुम्हारे टोकने को तरसती हूं मैं, आज तुम्हारे टोकने को तरसती हूं मैं। विवश सी खोई सी ढूंढती हूं तुमको। तसल्ली बस यही है कि टेलीफोन के उस पार तुम हो, मेरा बचपन है मैं जानती हूँ। तो मित्रों, ये उस समय की कहानी थी जबकि फोन बहुत कम हुआ करते थे, बातें बहुत सीमित हमें तरीके से करनी होती थी और आवाज से ही हम अंदाजे लगाते थे कि कैसा क्या भाव है। अब तो हम सब देख करके शक्ल एक दूसरे को हम पहचान सकते हैं कि किस में क्या परेशानी है। बहुत सी कविताएं औरत की, त्योहार की अभी वंदना जी ने पढ़ी थी, तो एक छोटी सी कविता औरत पे पढ़ती हूँ कि औरत चाहे जिस जमीन की हो, चाहे जिस हवा में पली बड़ी हो, पर दुनिया का समाज शास्त्र कहता है, औरत चाहे जिस जमीन की हो, चाहे जिस हवा में पली बड़ी हो, पर दुनिया का समाज शास्त्र कहता है कि आदमी से उसका कद हमेशा छोटा रहता है। आदमी से हमेशा उसका कद छोटा रहता है। लेकिन मित्रों, ये दुनिया के समाज शास्त्र की बात है, ये औरत के समाज शास्त्र की बात नहीं है। औरत तो बहुत कुछ जानती है, करती है, लिखती है, समझती है। एक ऐसी सी कविता गांव की ही वाली भाषा के, क्योंकि वही रंग अभी मेरे मन पे चढ़ा हुआ है वंदना जी का, तो उस एक कविता पढ़ती हूँ कि गांठ में बांध लाई थोड़ी सी कविता। तो जैसे वो कह रही थी ना कि विदाई देते हुए माँ के आंखों में आंसू होते हैं, ठीक उसी तरीके से ये जो कविता है, ये एक विदाई लेती हुई यानी विदा होती हुई बेटी की कविता है। और किस तरह से गांव में हल्दी और थोड़ा सा सिंदूर, चावल आदि बांध दिया जाता है और साथ में ही दिया जाता है चावल और दाल का जो खोइचा जो कह रही थी वो दिया जाता है। और जाते हुए लड़की घर में पीछे की तरफ चावल की बरसात या खील की बरसात करती हुई जाती है। भावना ये रहती है कि मेरे घर में सुख समृद्धि हमेशा रहे। और जब ससुराल में जाती है तो वो थोड़ा सा जो लोटे में चावल भरे होते हैं वो उन्हें लुढ़काती है, तो यानी कि ये समृद्धि अब भीतर की ओर आए। तो इसमें इसी तरीके की कविता में आप देखिएगा ये भाव कि गांठ में बांध लाई थोड़ी सी कविता। और कविता का क्या महत्व है कि आंचल की गांठ में हल्दी सुहाग में साथ साथ बांध लाई अम्मा की कविता। आंचल की गांठ में हल्दी सुहाग में साथ साथ बांध लाई अम्मा की कविता। चावल अनाज में खील की बरसात से थोड़ी सी चुरा लाई जीवन की सविता। मढ़िया की भीत पे, दीवार पे जो हाथ से निशान लगाते हैं ना, तो इसके लिए कि मढ़िया की भीत पे सगुन थाप प्रीत से सीने से लगाए लाई थोड़ी सी कविता। मैया ने अक्षर दिए, बापू ने भाषा दी, भैया के जोश से उठान लाई कविता। एक बात कही जाती है कि स्त्री इतनी चुप क्यों रहती है, बोलती क्यों नहीं। वहीं पे बात है कि स्त्री का बोलना एक अलग तरीके से होता है, एक अलग अंदाज से होता है। लेकिन ये बोलने के पीछे जब लड़की विवाहित हो जाती है तो माता पिता और भाई का बल काम में आता है। तो इसी को कहती हूँ कि मैया ने अक्षर दिए,
बापू ने भाषा दी, भैया के जोश से उठान लाई कविता। सासू जो बोलेंगी, ताने यदि गूंजेंगे, तकिया बनाए आंसू पहुंचेगी कविता। और ये कविता है गीत, लोकगीत, जो हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे जीवन में रमे होते हैं, हमारी चेतना में रमे होते हैं, और उनको ही गाकर लड़की अपने अपने भाव को व्यक्त करती है और हिम्मत लेती है। सासू जो बोलेंगी, ताने यदि गूंजेंगे, तकिया बनाए आंसू पहुंचेगी कविता। रौब कोई झाड़ेगा, शेर सा दहाड़ेगा, खरगोश सी सीने में दुबकेगी कविता। पेट भले भूखा हो, जीवन चाहे रूखा हो, जीवन को जीवन बनाए देगी कविता। ए मैया उपकार किया, मुझको पढ़ाए दिया, मुश्किल की घड़ियों में साथ देगी कविता। और आंसू में गीत पले, लोरी में नींद जले, जीवन को नदियां बनाए देगी कविता। जीवन को नदियां बनाए देगी कविता। तो ये एक कविता मैंने पढ़ी जो कि माँ के भावों की बात करती है, स्त्री के भावों की बात करती है। अब मैं लौटती हूँ पति की तरफ, क्योंकि स्त्रियों के जीवन में घर परिवार, पति, सास ससुर ये बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। और प्रायः पत्नियों को ये शिकायत रहती है कि पति बहुत कम बोलते हैं, या अगर जब बोलते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं कि पत्नी निशब्द हो जाती है, उसकी बात नहीं आगे चल पाती। तो कुछ छोटी सी कविताएं आपके सामने रखती हूँ। पृष्ठ भर लंबी बात, इस कविता का शीर्षक है। तुम्हारे न्यून शब्दों में, यानी तुम्हारे कम शब्दों में, और मेरी पृष्ठ भर लंबी बात में बात एक ही है। तुम्हारे कम शब्दों में और मेरी पृष्ठ भर लंबी बात में बात एक ही है, पर मैं शब्द दर शब्द, पंक्ति दर पंक्ति आदतन अपने को दोहराती हूँ। पर मैं शब्द दर शब्द, पंक्ति दर पंक्ति आदतन अपने को दोहराती हूँ, और अपने स्पष्टीकरण में जरूरत से ज्यादा बोलती चली जाती हूँ। शायद ये मेरे अतिरिक्त शब्द मेरी मुझी को दी गई सांत्वना है, या जो ना पा सकी तुमसे वही अपेक्षित भावना है। शायद ये अतिरिक्त शब्द मेरी मुझी को दी गई सांत्वना है, या जो ना पा सकी तुमसे वही अपेक्षित भावना है। तो ये स्त्रियों का भाव रहता है। दिव्या जी तारीफ कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, आप यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वंदना जी भी हैं यहाँ पे। एक मीठी सी छोटी सी कविता, स्वर। शब्दों की सड़क पर तुमसे बकझक करते ही मेरी जीभ के पांव थम गए अचानक। शब्दों की सड़क पर तुमसे बकझक करती मेरी जीभ के पांव थम गए अचानक, और उभरने लगे तुम्हारे वो स्वर मेरी जबान से, जो तुम्हारी उंगलियां लिख रही थी मेरी बाह पर, जो तुम्हारी उंगलियां लिख रही थी मेरी बाह पर। अब आपको कनाडा की तरफ ले चलती हूँ। कनाडा में सुबह जब होती है तो किसी भी बड़े शहर में, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, ग्रोवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कनाडा में सुबह हो या न्यूयॉर्क की सुबह हो या किसी भी बड़ी मेट्रोपॉलिटन शहर की सुबह हो, वो सुबह बहुत भागा दौड़ी की होती है। तो कनाडा की सुबह पे ले चलती हूँ आपको। सुबह हो गई, पग पग बढ़ते चढ़ते पद पर भीड़ हो गई, सुबह हो गई। बोला कहीं क्या काला कौआ। अभी विनीता जी और वंदना जी ने कहा था कि बहुत सर्दियां होती हैं और जून तक गर्मी नहीं आती, और यहाँ पे भी हमारे टोरंटो कनाडा में भी यही स्थिति है कि टेम्परेचर 30 तक जाता है, और बहुत ज्यादा स्नो जब होती है तो कहीं कोई पक्षी नहीं बोलता। तो न मुर्गी के बोलने से सुबह होती है और न कौवे के बोलने से। तो उसी को लिखती हूँ कि सुबह हो गई, पग पग बढ़ते चढ़ते पद पर भीड़ हो गई। बोला कहीं क्या काला कौआ, शीत पवन में पंख जम गए, बानी बोली सभी खो गई, सुबह हो गई। आंखों के आगे बस टिक टिक घड़ी नाचती, आंखों के आगे बस टिक टिक घड़ी नाचती, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चीजें लिए संभाले वह भागती। यहाँ पे ड्यूप्लेक्स समझ लीजिए, उस तरीके के घर होते हैं। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चीजें लिए संभाले वह भागती, चेहरे का व्याकरण कार का शीशा देखेगा,
और पेट की भूख दफ्तर जाने पर देखी जाएगी, यही सोचते करते एक उम्र हो गई, सुबह हो गई। सूरज का आना या जाना केवल टीवी से जाना, सूरज का आना या जाना बस केवल टीवी से जाना, जीवन की आशा पर बिखरे सर्दी का यह नीम अंधेरा जाना पहचाना, एक घनी बिल्डिंग की बस्ती, कोने वाली मेज, जीवन की धुरी हो गई, सुबह हो गई। कीबोर्ड पर टक टक, सभी लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसी दृश्य को उपस्थित किया है कि कीबोर्ड पर टक टक उंगलियां नाचती, अक्षर बुनती, आंखों के आगे नीला स्क्रीन, और समय का धागा उधड़े, और समय का धागा उधड़े, मन के घर के फंदे बुनते बुनते ऊन उम्र की खत्म हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई। एक कविता आज की स्थितियों पर, अभी आज की स्थितियां ही चल पड़ी हैं तो उस पर पढ़ती हूँ कि हम लोग प्राय कहते हैं मिला करो यार, मिलते रहा करो, अच्छा लगता है, लेकिन संबंधों में जो चेष्टाओं की अपेक्षा होती है वो कम हो गई है। यानी अब देखिए, घर से निकल के तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है मिलने के लिए। आजकल कोरोना में नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी उस प्रकार से तो जाना ही पड़ता है। तो ये एक छोटी सी कविता है, मिलते रहा करो यार। हम अपने अपने ज़रह बख्तर पहने हुए मिले जब मिले, और बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं ना तो दोस्त लोग आंकने लगते हैं। ये दो पुरुषों की कहानी मैं कहती हूँ, स्त्रियां तो प्राय बतियाने में लग जाती हैं, साथ में बैठ करके अपने घर परिवार की बात करने लगती है, लेकिन जब दो पुरुष मिलते हैं तो बाद में जब बात करते हैं, अरे वो अपने को बहुत अधिक समझ रहा था, अपने बहुत ऊंचा चढ़ गया है, तो इस तरीके की बातें मैंने बहुत समाज में सुनी है। तो उनको देखते हुए इस कविता ने जन्म लिया था कि सामने से तो कहते हैं कि मिलो, लेकिन जब मिलते हैं ये पुरुष मित्र लोग, कभी कभी स्त्रियां भी, मैं उस तरीके से लिंग भेद ज्यादा नहीं करूंगी, लेकिन हाँ प्रायः पुरुष लोग मिलते हैं तो कहते हैं किस तरीके से बात करते हैं उसके लिए। हम अपने अपने जिरह बख्तर पहने हुए मिले जब मिले, बोले तो शब्दों से ज्यादा आंखों से और भौहों से, कॉफी पीने तक हमने जांच डाली एक दूसरे की आर्थिक स्थिति, दूसरे को सुनते हुए खड़ा कर लिया अर्थों का अपना एक समानांतर संसार। व्यक्ति कुछ बोल रहा है लेकिन हम कुछ सोच रहे हैं और उसका कुछ मतलब निकाल रहे हैं। तो दूसरे को सुनते हुए खड़ा कर लिया अर्थों का अपना एक समानांतर संसार, मन में कहा तो ये है असलियत तुम्हारी, मन में कहा तो ये है असलियत तुम्हारी। अलग होते हुए घड़ी देखी कि समय बर्बाद हुआ, अलग होते हुए घड़ी देखी कि समय बर्बाद हुआ, खींच कर लाई हुई मुस्कान के साथ कहा मिलते रहा करो यार, मिलते रहा करो यार। तो ये आज के समय पर कुछ कविता, ये कविता थी, और अभी मेरे पास कुछ समय है मेरा, मैं देख रही हूँ, तो मैं आपको एक कविता इसी भाव पर कहती हूँ। पूनम शर्मा। कविता का शीर्षक है खुशफहमियां। और ये खुशफहमियां किसी देश की सरहद को नहीं जानती, हम सबके मन में अपने को लेकर के कुछ खुशफहमियां रहती हैं। तुलसी बाबा बड़ी प्यारी बात कह गए हैं, निज कवित्त कहु लाग ननीका, सरस हो अथवा अति फीका। तो चाहे मीठा हो चाहे फीका हो, हम सबको अपना काव्य बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हम सबको अपना जीवन, अपना व्यक्तित्व, अपना होना बहुत बड़ा लगता है, हमसे तो बढ़िया कोई है ही नहीं। उस बात पे ये कविता लिखी गई है, खुशफहमियां। बहुत सी खुशफहमियां पाली थी मैंने, जब कभी भीड़ से गुजरी स्वयं को अलग पाया, मेरी विशेषताओं ने जैसे मेरे चेहरे को रंग दे दिया हो कुछ अलग ही। मेरे संघर्ष, मेरी उपलब्धियां, मेरी उदासियां, मेरी हंसी जैसे कुछ अद्वितीय हो, जैसे मैं कुछ अधिक मनुष्य हूं शेष सबसे, अधिक संघर्षशील, अधिक प्रसन्न, अधिक गहरे उतरी हुई। जैसे आकाश गंगा में चमकता हो कोई एक तारा, इतरा उठे अपनी अनोखी दिपदिपाहट पर, जैसे कोई फूल फूल उठे अपनी अतिरिक्त महक पर, घास का तिनका झूम उठे अपने अधिक गहरे रंग पर। ठीक वैसे
पर समय ने आंख खोलकर दिखाया, समाज ने अनेक उदाहरणों से समझाया कि अद्वितीय है, हर व्यक्ति भीड़ में विशिष्ट है, अपनी सामान्यताओं में बैठा हुआ है गहरे, अपने मन और तन की अनुभूतियों में बैठा है, समझ में बड़ा है, संघर्ष की दौड़ में सबके साथ बराबर से खड़ा है। अद्वितीय है, हर व्यक्ति भीड़ में विशिष्ट है, अपनी सामान्यताओं में बैठा हुआ है गहरे, अपने मन और तन की अनुभूतियों में समझ में बड़ा है, सबके साथ संघर्ष की दौड़ में बराबर से खड़ा है। प्रसन्न हो इन अद्वितीयों की भीड़ का एक हिस्सा हूं। प्रसन्न हूं कि इन अद्वितीयों की भीड़ का एक हिस्सा हूं और हजारों कहानियों के बीच एक मामूली सा किस्सा हूं। और हजारों कहानियों के बीच एक मामूली सा किस्सा हूं। आशा है आपको कविताएं अच्छी लग रही होंगी। मुझे कमेंट्स तो बहुत सारे मिल रहे हैं। उषा रानी बंसल जी कह रही हैं, दिव्या जी कह रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। एक कविता मोड़ती हूँ फिर से, प्रवासियों के दर्द पर पिता के लिए, और ये पहली बार है शायद, या कभी हम लोगों ने अपनी गोष्ठी में मैंने कभी सुनाई हो, तो पिता के लिए एक कविता है। मैं सुनती हूँ फोन पर दर्द में डूबी तुम्हारी आवाज, मैं सुनती हूँ फोन पर दर्द में डूबी तुम्हारी आवाज, देख नहीं पाती तुम्हें पर तुम्हारी आवाज बना देती है मेरे सीने में असहायता की गुफाएं, जिनमें फड़फड़ाते हैं मेरे आंसू। पर तुम्हारी आवाज बना देती है मेरे सीने में असहायता की गुफाएं, जिनमें फड़फड़ाते हैं मेरे आंसू। मन की चट्टानों से टपकता है दुख विवशता के शिवलिंगों पर। मन की चट्टानों से टपकता है दुख विवशता के शिवलिंगों पर। प्रार्थना के अस्फुट स्वर मन की हाहाकार से उपज दिमाग के उभरे कांचों में फंसकर चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। जीवन की सीमा पर मौत की पहरेदारी ने बांध दिए हैं मेरी इच्छाओं के हाथ। नियति के कटघरे में खड़े होकर भी मेरी इच्छा तुम्हें खींच लाना चाहती है अपने पास। स्पर्श, आकार और ध्वनि के पार जाने से बचाना चाहती है। समय का कठोर न्यायाधीश हाथ में दंड लिए बैठा है और मैं सुन रही हूँ फोन पर तुम्हारी दर्द भरी आवाज। बस सुन ही तो रही हूँ वो दर्द में डूबी आवाज। और कोरोना में ना जा पाने का जो तकलीफ है वो हम सबको इस कविता से जोड़ती है। रश्मि भाभी जी को बहुत धन्यवाद कहती हूँ। पूनम जी, आप लोगों को कविताएं पसंद आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। कृष्णा जी, मेरे पास अभी समय है 5-7 मिनट और आप हैं यहाँ, आपसे मैं समय का पूछ लेती हूँ। समय का मुझे मैं पूरी तरह से नहीं कह सकूंगी। अच्छा ठीक है, अभी होगा, समय आपके पास है। एक कविता फिर वापस इस दुख दर्द से उस स्थिति पर ले चलती हूँ जहां पर जो आज की स्थिति या बहुत लंबे समय से समाज और राजनीति की स्थिति हो रही है और किस तरीके से चीजों को देखते हैं हम। कभी कभी बच्चे की नजर से देखें तो एक कविता है, कुछ मेरे मित्रों को बहुत प्रिय है। बच्चा पिटता है। बच्चा पिटता है, अमरूद चुराता है, पीटता है माली बच्चे को। बस बच्चा पिटता है। माली को कोई नहीं पीटता जो रोज ले जाता है भरकर अमरूद अपने बच्चों के लिए। बस बच्चा पिटता है। माली के मालिक को कोई नहीं पीटता जो लेता है हजारों रुपए एक फाइल आगे बढ़ाने के। मालिक के मालिक को भी कोई नहीं पीटता जो लेता है लाखों इधर का उधर करने के लिए। बस बच्चा पिटता है। कोई नहीं पीटता गुंडे को जो लेता है हफ्ता लोगों से। कोई नहीं पीटता विधायक को जो लेता है गुंडों से। कोई नहीं पीटता मंत्री को जो लेता है विधायकों से।
कोई नहीं पीटता इतने सारे लोगों को, बस बच्चा पीटता है, बस बच्चा पीटता है। तो ये एक कविता थी जो कि लोगों को मतलब इसलिए पसंद आई क्योंकि हमारी सामाजिक स्थिति है ये, और इस प्रकार के भाव आते हैं। तो एक कविता, प्रेम की कविता पढ़ती हूँ। हमारा प्यार। तुम मेरे वाक्य के विराम चिन्ह हो। विराम पर आकर सब कुछ विराम हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसी तरीके से प्रेम को पाकर के भी जीवन शांत हो जाता है, वहां पे समाप्ति हो जाती है। तुम मेरे वाक्य के विराम चिन्ह हो, पूर्ण करते हो मेरी अपूर्णता, और पूरा करने के लिए मेरे अधूरे स्वप्नों को तैयार करते हो वो जमीन जहां मैं उगा सकूं भविष्य के सुंदर फूल। तुम मेरे वाक्य के विराम चिन्ह हो, दुनिया के पुरुषों से भिन्न तुम मेरे वाक्य के विराम चिन्ह हो। मैं और तुम, यहाँ पे प्रेम होने से समर्पण जो है वो स्त्री और पुरुष के संबंध में उस प्रकार का नहीं होता जैसे भक्ति में होता है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही अस्तित्व बने हुए हैं। उस बात को कहती हूँ कि मैं और तुम प्रेम की डाल की, प्रेम के पेड़ की दो डाल। मैं और तुम प्रेम के पेड़ की दो डाल, एक पत्ती हरी एक पत्ती लाल, अपने अपने रंग लिए खिलते हैं। मेरी नासमझी पर भी मुस्कान भरी समझ हो, भिन्न होकर भी मुझसे अभिन्न हो तुम मेरे वाक्य के विराम चिन्ह हो। वार दी एक उम्र पूरी पर बुद्धि को ना वार पाई। वार दी एक उम्र पूरी पर बुद्धि को ना वार पाई। भाव तो तुमको दिए पर सोच अपनी दे ना पाई। मान्यता देते मेरे निज को मेरे शुभ चिन्ह हो। अब पुरुष किस तरीके से उस भिन्नता को स्वीकृति देता है या संभालता है उस चीज को, उस भिन्नता को, उसके बारे में कहती हूँ कि मान्यता देते मेरे निज को मेरे शुभ चिन्ह हो, तुम मेरे वाक्य के विराम चिन्ह हो। इसी उसमें एक जो कविता है वो अपने बेटे के लिए। टेलीफोन की तारों पर चलकर तेरी बातें आई, फैल गई मेरे कमरे में। टेलीफोन की तारों पर चलकर तेरी बातें आई, फैल गई मेरे कमरे में। तेरी हंसी के फूल बिखर गए चारों ओर, और उनको चुन चुनकर, और मैं चुन चुनकर उन फूलों को रखने लगी मन की टोकरी में। तेरी हंसी के फूल बिखर गए चारों तरफ, और मैं चुन चुनकर उन फूलों को रखने लगी मन की टोकरी में। तेरे स्वर के उतार चढ़ाव पर चढ़ा उतरा मेरा दिल। तेरे स्वर के उतार चढ़ाव पर चढ़ा उतरा मेरा दिल। तेरी थोड़ी सी खांसी भंवर बन फंसी मेरी छाती में। हम सब माएं इस बात को जानती हैं कि बच्चों का जरा मूड खराब हो तो हम उनकी आवाज से कैसे जानते हैं और कैसे हम लोगों का मन परेशान हो जाता है। तो उसी चीज को मैं कह रही हूँ कि तेरे स्वर के उतार चढ़ाव पर चढ़ा उतरा मेरा दिल। तेरी थोड़ी सी खांसी भी बनकर फंसी भंवर मेरी छाती में। तेरा किया अनकिया सब दुनिया की खबरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। आज सोचती हूँ कि माँ को भी ऐसा ही लगा होगा मुझसे दूर होकर। आज सोचती हूँ कि माँ को भी ऐसा ही लगा होगा मुझसे दूर होकर। तो ये कविता थी मित्रों जो स्त्री पर ही थी। शैलजा जी आपके पास 1 मिनट और है। हाँ, आज हमारे थोड़े से कवि लोग थोड़ा बाद में जुड़ पा रहे हैं ना, तो मैं एक अंतिम कविता अपनी प्रस्तुत कर रही हूँ। मूलाधार चक्र इसका नाम है, और ये स्त्री कविता पे समाप्त कर रही हूँ क्योंकि स्त्रियों की माँ के रूप में और बेटी के रूप में मैंने कुछ कविताएं पढ़ी। अब एक स्त्री के रूप में एक कविता पढ़कर यहाँ पे समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, उषा रानी बंसल जी, आप लोगों को, अमरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपदा। मूलाधार चक्र। रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है कमर के नीचे, कमला को खूब दर्द रहता है वहां। रीढ़ की हड्डी, हम सारी स्त्रियां जानती हैं कि हमारी कमर में जरा जल्दी दर्द हो जाता है, तो इसके लिए ये कमला जो है जिसकी कमर में दर्द है, उससे हम सब लोग अपने आसपास में या अपने कमर के दर्द को भी देख सकते हैं
कि रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है कमर के नीचे, कमला के खूब दर्द रहता है वहां। प्रवचन में उसे बताया गया था मूलाधार चक्र है ठीक वही। साधु बाबा सिखा रहे थे मूलाधार से त्रिकुटी तक जाने के उपाय, पर कमला कुछ नहीं सीख पाई। सुबह की चाय से लेकर रात बिस्तर पर बिखरने तक यही मूल आधार तो संभाले रहा है सारा घर। उसे तो यही समझ आया। साधु बाबा सिखा रहे थे मूलाधार से त्रिकुटी तक पहुंचने के उपाय, पर कमला कुछ सीख नहीं पाई। सुबह की चाय से लेकर रात बिस्तर पर बिखरने तक यही मूल आधार तो संभाले रहता है सारा घर। उसे तो यही समझ आया। बच्चों के पिता और उनके भी पिता के बीच सेतु सी तनी कमला जरूरत पर हो जाती है पानी, तो कभी चूल्हे की आग, कभी मीठी तो कभी नमकीन। घर की जरूरत के हिसाब से बन जाती है वो 9 रसों में से कोई एक रस, या कभी सारे ही रस घाल मेल कर बिखरते हैं उसके रोम रोम से। मूलाधार है वो इस घर की, मूलाधार है वो इस घर की। त्रिकुटी की यात्रा उस पर सर होकर जाती है। मूलाधार है वो इस घर की, त्रिकुटी की यात्रा उस पर से होकर जाती है, और वो घर और इसके लोगों के बीच मूलाधार की कील बनी घूमती ही जाती है। इसी से दर्द रहता है उसे ठीक वहां जहां रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, जिसे कहते हैं मूलाधार चक्र, जिसे कहते हैं मूलाधार चक्र। तो आज के पहले दिन इस महायज्ञ की में मैंने अपनी कुछ कविताएं आपके सामने प्रस्तुत की, और मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। कुछ कमेंट्स मुझे बहुत ही हिम्मत बंधा रहे हैं आप लोगों की उपस्थिति। मैं कृष्णा जी को मंच सौंपती हूँ, और हिंदी राइटर्स गिल्ड के अन्य कवियों को सुनने के लिए हम सब तैयार रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी।